लैंड माफिया कौन कौन मेजर रहे और क्या क्या इनकी मोडस ऑपरेंडी आपने देखी? उसका दाम करोड़ों में था। उनका बाबा 25 लाख दे रहे हैं, साइन कर देना वरना तुम रहोगे नहीं। आपने किसी की जमीन की कोई बात की, वो नहीं मान रहा है तो आपने ठेके पे हत्या कराई, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। सर, अगर ऐसी छवि रही और इतना क्राइम पनपता रहा, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल रोल क्या था? पॉलिटिकल रोल के बिना बिल्कुल संभव नहीं है। ऑक्सीजन और कवर फायर पॉलिटिशियन मित्र ही देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी, आज की करंट सिनेरियो में यूपी के क्राइम का स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया। योगी जी कहते हैं कि पीएससी 4 कंपनी ले जाओ, घर घेर दो। आज जिसने रॉन्ग नंबर डायल किया है, ऐसी नसीहत दो कि इसके नाती पोते भी याद करें कि इनके बाबा के साथ क्या हुआ। लेकिन जब हम सदन के पटल पे कहते हैं मिट्टी में मिला दूंगा, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, इन 3 शब्दों ने कि वाकई अतीक और अशरफ मिट्टी में ही मिल गए, मुख्तार मिट्टी में ही मिल गए। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राज भाटिया फिर से आ गया हूं आपके बीच में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे चेंज मेकर से मिलवाऊंगा जिनसे मिलकर आपको लगेगा कि अगर आदमी अपनी इच्छा शक्ति रखे तो हर पोजीशन पे, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, कहीं पर भी रहकर अपना रोल चाहे तो बहुत अच्छे से निभा सकता है। बहुत बड़ी स्टेट है हमारे देश की उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी स्टेट है कि लगभग 5 कंट्रीज से बड़ी स्टेट है। बहुत सारी 5वें नंबर पे आएगी। बिल्कुल सही। नमस्कार राज जी, आपका स्वागत है। अगर उत्तर प्रदेश देश होता तो विश्व की 5 पांच सबसे बड़ी स्टेट देश देश होता होता। वो। जी हाँ। तो मेरे साथ हैं पूर्व डीजीपी ऑफ यूपी पुलिस डॉक्टर विक्रम सिंह, अभी करंट में चांसलर हैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। और आज हम मिलने आए हैं डॉक्टर विक्रम सिंह से, डॉक्टर विक्रम सिंह के एक्सपीरियंस से। विक्रम सिंह जी का क्या योगदान रहा है यूपी में क्राइम को हटाने में, वो आज हम जानेंगे इनसे कई सारे टॉपिक्स पर बात कर कर। आइए मिलते हैं, वेलकम करते हैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी का। धन्यवाद राज जी, बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिए, आपका स्वागत है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए, मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए आपने समय निकाला। आपका स्टेचर, आपका ओहदा इतना बड़ा है कि मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आपके साथ बैठकर। ये आपका बड़प्पन है कि अपने को आप तुझकर है। आप बहुत विराट हैं और आप जो काम कर रहे हैं, बी द चेंज, ये वास्तव में आप युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। साधुवाद आपको, शुभकामनाएं, और आपके कुल और वंश को प्रणाम। धन्यवाद सर। सर, मैं सबसे पहले, जो आपका मेजर रोल रहा यूपी में क्राइम के लिए, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ, आपने यूपी ही नहीं बल्कि 5 और 6 स्टेट्स में भी इसको, एसटीएफ को ऑपरेशनल करवाया। मैं सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहता हूं कि उसकी जरूरत कब पड़ी और कब ये सफर स्टार्ट हुआ। आप ये मान के चलें कि अपराध का तौर तरीका, हमारा पुलिस व्यवस्था 1861 की बनी हुई है। यूपी और तब से, जी हाँ, यूपी के नहीं पूरे भारत की करीब करीब मान लीजिए 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट आया था। और पुलिस एक्ट के अंतर्गत सारे प्रदेशों का, देश की पुलिस बल का गठन उसी के अनुरूप, उसी के संग बुनियाद के ऊपर हुआ। और अपराध का तौर तरीका, इन्वेस्टिगेशन का तौर तरीका लगभग 125 साल वैसे ही चला। मौका मुआयना, नक्शा नजरी, नकल चिक, नकल रिपट, बयानवादी, बयान मुलजिम, और तमाम ये इस तरीके के। और क्राइम किट बॉक्स इकलौती टेक्नोलॉजी थी थाने में, और जो लठ होता था, इसके अलावा कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं। 90 के दशक आते आते अपराध और अपराधी इतना टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड हो गए कि वो टेक सेवी हो गए। और तब नए नए साइबर कैफे खुले थे, मोबाइल टेलीफोनी शुरू होने की कगार पे थी। उसके पहले की बात कर रहा हूँ। मोबाइल टेलीफोनी जब आ गई, इंटरनेट जब आ गया, फिर तो एक दूसरे लेवल चला गया। जस्ट बिफोर दैट, बिल्कुल जस्ट बिफोर दैट, जब सोफिस्टिकेट हमारे पास थी पुरानी 1900 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, सेकंड वर्ल्ड 13 राइफल, ये AK-47 लेके चलते थे। हमारे पास थी महिंद्रा जीप
उनके पास थी, तब डेवू सीरो श्री प्रकाश शुक्ला वगैरह के पास हम्म, सीएलओ गाड़ियां थी, फास्ट मूविंग गाड़ियां थी। और उनके तौर तरीके, अंग्रेजी बोलने वाली अर्चना शर्मा ऐसी लड़कियां उनके गिरोह में आ जाती थी, जो लड़कों को फंसाना, बिजनेसमैन को फंसाना, बाद में उनका अपहरण करना। ये तौर तरीके जब बदल गए तब छोटी मोटी डकैती वगैरह थी वो चीज अप्रासंगिक हो गई। फिर ये जो फास्ट मूविंग क्राइम हो गया, जिसको संगठित अपराध कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और राष्ट्र विरोधी तत्व, जिसमें आपके पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट्स का आना, बूथ कैप्चरिंग होना, मानव तस्करी करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना। तो जो संगठित अपराध हो गया, ट्रांस बॉर्डर क्राइम, पहले होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्राइम, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, रेंज लेवल का, तो रेंज लेवल, स्टेट का बहुत बड़ा हो जाता था। अब तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जब आए तो आपको भी अपने तौर तरीके, इन्वेस्टिगेशन बदलने चाहिए थे, क्योंकि अगर आप एक जनरेशन आगे अंडरवर्ल्ड से नहीं रहेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। सर ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जब आपने एसटीएफ का गठन करा। तो एक कांड हुआ, नाथुपुर कांड, नथुआपुर कांड। नथुआपुर कांड हम्म। 1981 में। तो पहले हम उसको कवर करके चलते हैं कि नथुआपुर कांड क्या था। ये बहुत बड़े बड़े 10 गिरोह डाकुओं के गैंग्स चलते थे, जो पोथी, शविराम, महावीरा, नेक्से, ये सब चलते थे। एटा जिला में एक थाना है अलीगंज, वहां पर नथवापुर गांव में इंस्पेक्टर राजपाल सिंह पूरे थाने को लेके गए थे छविराम गैंग के पीछे। दुर्भाग्य से उन्हें आउटफ्लैंक करके, आउटनंबर करके, ये लोग कुल 11-12 लोग थे और छविराम के रहे होंगे कम से कम 70 आदमी। उनके वेपन थे लाइट मशीन गन, असॉल्ट राइफल्स, ऑटोमेटिक राइफल्स, और हमारे पास केवल थे 303। पूरा थाने का थाना मार दिया गया। और पूरा थाना जब मार दिया गया तो आप मनोबल समझ सकते हैं, जो विभत्स हत्याकांड पुलिस कर्मियों का हुआ कि पुलिस दस्य उन्मूलन नहीं, ये पुलिस उन्मीलन हो रहा है। सब मुख्यमंत्री कहते थे तब आपका चयन हुआ, तब आप नथवापुर कांड में, आप, मैं एसपी हमीरपुर था, हेलीकॉप्टर से ला करके एटा उतारा गया कि आप टेक ओवर कीजिए और कार्रवाई कीजिए। खैर, मेहनत की, कठोर परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, पुलिस का पूरा जनता का सहयोग मिला, एटा की महान जनता ने सहयोग दिया मुझे। अंततो गत्वा आप ये मान के चलिए 2 साल में एक एक गैंग मेंबर सबका सफाया हुआ। जब मैं सफाया कह रहा हूं तो अधिकांश तो मुठभेड़ में मारे गए, कुछ जिन्होंने सरेंडर किया उनको जेल भेज दिया गया, लेकिन पूरा गैंग, आज आप एटा से पता लगा लीजिए कि 2.5 साल में वो पूरे गैंग जो दशकों से चल रहे थे वो सब समाप्त हो गए। एक समय ऐसा था जब, जैसे हम हरियाणा में रहते हैं, तो मेरे फादर के एक मित्र थे, एटा जिला में रहते थे। तो वो अपने गांव ले गए, तो उन्होंने बोला जी अपना ये बैग वैग ना सब संभाल लेना, यहाँ पर तो बच्चे भी तमंचा लेके चलते हैं। मतलब इतनी दहशत थी। ट्रेन से उतरे तो ट्रेन से उनके घर तक का जाने का सफर इतना कठिन था, वो हमेशा एक्सप्लेन करते रहे हमें कि बहुत ही कानून व्यवस्था बिल्कुल ही बहुत खतरनाक सिस्टम था। सर ऐसे ही जब 90s तक आते आते ये डकैती वाला सिस्टम तो खत्म हो गया था सभी स्टेट्स में। फिर ये आप कह रहे हैं ये ऑर्गेनाइज क्राइम, जो कि जिसे कहते हैं भू माफिया, लैंड माफिया, वो पनपने लगे। ईस्टर्न यूपी में भी, वेस्टर्न यूपी में। लैंड माफिया कौन कौन मेजर रहे और क्या क्या इनकी मोडस ऑपरेंडी आपने देखी? देखिए, माफिया एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, और उस वट वृक्ष के नीचे नाना प्रकार के इस तरीके के अपराध होते थे। लैंड माफिया तो, भू माफिया ये है कि आपने एक जमीन बहुत महंगी देखी। अब अति का एग्जाम्पल देते हैं, प्रयागराज में पैलेस थिएटर पारसियों का था, पसंद आ गई, उसका दाम करोड़ों में था। उनका बाबा 25 लाख दे रहे हैं, साइन कर देना वरना तुम रहोगे नहीं। कागज पूरे, और बाबा ने कहा हम स्वेच्छा से अति के इस आदमी को 25 लाख में रजिस्ट्री कर रहे हैं। भू माफिया तो एक था। फिर होता है ठेके पर हत्या, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, आपने किसी की जमीन की कोई बात की, वो नहीं मान रहा है, तो आपने ठेके पे हत्या कराई, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। जबरन धन वसूलना, आपने कोई प्लॉट खरीदा, कोई मर्सिडीज गाड़ी खरीदी, आपने कोई व्यापार किया, आपको कोई बड़ा ठेका मिला, तो आपके पास फोन आ जाएगा बाहुबली का, भाई साहब बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको इतना बड़ा ठेका मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मिठाई खाने कब आ जाऊं? उनका भाई साहब कभी भी आप आ जाए, कोई बड़ा आदमी होगा तो वो ये तो नहीं कहेगा कि मैं आपको जानता हूं, कभी भी आप आ जाए। उनका मिठाई तो अपनी जगह है, मिठाई तो मैं खाऊंगा ही, जरा एक झोले में 5 करोड़ रुपए भी रख लेना, हमारा आदमी जा रहा है। एक नाम सुना होगा, मुन्ना बजरंगी, बनारस का था मुन्ना बजरंगी, और मुख्तार अंसारी का बड़ा खास था। तो किसी कालीन व्यवसायी से उसने उस जमाने में 5 करोड़ मांगे। वो कालीन व्यवसायी बहुत पहुंच वाला था। उसने डीजीपी ऑफिस से शिकायत की कि हमारे ऊपर इस तरीके से धमकी आई है, तो हमें कुछ हिफाजत दे दीजिए। उनको हिफाजत मिल भी गई। तो मुन्ना बजरंगी का फोन दोबारा आता है,
कि तुम बहुत बड़े तुर्रम खां बनते हो, समझते हो डीजी ऑफिस से तुम्हें हिफाजत मिल गई तो तुम जिंदा बचोगे, और नाम लेके 50 माँ बहन की गाली दी कि अब तुम ऐसा करो कि पहले ब्लैक कैट कमांडो, कोबरा कमांडो, एसटीएफ सब लगा लो, और जहां कहो चौराहे पे आकर के 50 गोली मैं तुम्हें धोंकता हूं, और अब फिर 50 गाली कि इतने, अब मैं 5 की जगह 10 करोड़ 10 करोड़ लूंगा तुमसे। इस तरीके की जबरन धन वसूली, एक्सटॉर्शन, तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो गई, एक्सटॉर्शन हो गई, जबरन जमीनों पे कब्जा हो गया, एंड किडनैपिंग फॉर रैंसम, जिसको कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां बैठे हैं यहां पर अपहरण उद्योग चलता था। बड़े बड़े पूंजीपति उठा ले, जैसे यहाँ पे एडोबे के चीफ थे, उनके बच्चे को उठा लिया। इस तरीके के हाई प्रोफाइल, जिनकी फिरौती लाखों करोड़ों में तो नहीं होती थी, इनकी होती थी 10, 20, 25 करोड़ में। तो अगर मान लीजिए कोई गिरोह है आपका, राजवीर रमाला हुआ या लक्कड़पाला हुआ, मैं नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने नाम भी पूछे तो नाम जानना आपका जरूरी है, या मुख्तार अंसारी बनारस वाले नंद किशोर रूंगटा का अपहरण किया, करोड़ रुपए भी ले लिया, हत्या भी कर दिया। यहां पर जो गिरोह थे अपहरण भी करते थे, और इस तरीके का अपहरण उद्योग। अब जो यहां पर वातावरण था भय और आतंक का, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कहते थे क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहते थे द वाइल्ड वेस्ट ऑफ इंडिया। मतलब यहां पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है। एटा की आपने बात की, वहां पर तो कहते थे अगर बस में जगह न, एटा को मैं बड़ा सम्मान करता हूं, इस महान जनपद ने मुझे 4 शौर्य पदक दिए हैं, लेकिन ये कहते थे कि जगह ट्रेन में अगर नहीं मिल रही हो आपको, तो मैं कहते कि एटा जाना है और मैं एटा से निकला हूं, उतना सुनते ही आधी लोग वैसे ही बस से साइड हो जाते थे। तो इस तरीके की एक छवि थी, दुर्भाग्य से। सर, अगर ऐसी छवि रही और इतना क्राइम पनपता रहा, वो विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट या उनके छत्र छाया के बिना तो होता नहीं। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल रोल क्या था? पॉलिटिकल रोल के बिना बिल्कुल संभव नहीं है। ऑक्सीजन और कवर फायर पॉलिटिशियन मित्र ही देते हैं हमारे, और आज तो मैं खुल के कह सकता हूं, तब भी कहता था। और जब बात नाक से ऊपर आ जाती थी, जब पॉलिटिशियन ही जब भस्मासुर सो राक्षस क्रिएट कर देते थे आप, तब आपको मालूम पड़ता था कि अब आप भी मारे जाएंगे। तब आप समझते थे अब क्या करें। हाथ पांव तब फूलते थे जब उन्हीं की तरफ छविराम अपने का उपनाम रख दिया नेताजी, क्योंकि वो नेताजी अगर इलेक्शन लड़ते तो अच्छे अच्छे जो यहाँ राजनेता थे जिन्होंने छविराम को छविराम बनाया, छविराम सबकी जो है जमानत जब्त करवा देता अगर वो पॉलिटिक्स में आता तो। लेकिन जब खतरा आभास हुआ तो भाई अब क्या करें। कद उन डकैतों का इतना बड़ा हो गया था कि वो जनपद स्तर के नहीं थे, उनके पास ऑटोमेटिक राइफल्स आ गई, सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे लेके चलने लगे, ऑटोमेटिक हथियार लेके ऐसे जो पुलिस के पास भी नहीं थे। तो अब क्या करें। तो फिर उन्होंने ऐसे अधिकारियों का चयन करने की सोची। वैसे तो आप पूछते नहीं, लेकिन जब बात मरने मारने की आती है तो उन्होंने सोचा भाई ऐसे अधिकारी लिया, या तो वो डकैत मारेंगे, डकैत इनको मारेंगे, दोनों तरफ से हमारा कैसे भी होगा तो सेफ तो हो जाए, हम सेफ रहेंगे, या तो वो मरेंगे या ये अफसर मरेगा, वैसे भी नहीं सुनता किसी की। तो दोनों तरफ से हमारा फायदा होगा। जी। सर, जैसे हम ये क्राइम के बारे में बात कर रहे हैं, भूमाफिया का हमने केस सुना यहीं नोएडा का। जैसे अतीक अहमद वहां पर बनारस के प्रयागराज वाले बेल्ट में ऑपरेट करता था, प्रतापगढ़। फिर वो करते करते धीरे धीरे यहाँ नोएडा भी पहुंच गए, और नोएडा का एक केस हुआ कि नोएडा के डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो जो चीफ थे उनके घर में जाके कुछ ऐसा हुआ। वो भी आप केस बताएंगे थोड़ा? बिल्कुल बताएंगे। अतीक जब प्रयागराज इलाहाबाद में था तो लोगों ने कहा भाई साहब ये असली माल तो आप लखनऊ जाए, इलाहाबाद में तो छोटा मोटा माल है कुछ करोड़ का, लखनऊ में उसने थोड़ी बहुत हाथ पैर चलाया और प्रॉपर्टीज पे ठीक ठाक कब्जा भी किया। तो लोगों ने कहा भाई साहब यहाँ पे माल तो दरअसल एनसीआर नोएडा में है, वहां जाइए। तो आ करके रुतबा गटने के लिए ये पहली बार आया जब, तो 2-4 बार दफ्तर गया, वहां गुंडागर्दी की, गाली गलौज की, 2-4 लोगों के थप्पड़ मारे। लेकिन सबसे पहले जाकर के सीईओ जो चीफ होते हैं, आईएएस अफसर होते हैं, चीफ सेक्रेटरी रैंक के होते हैं, तो उनका ऑफिशियल रेजिडेंस सेक्टर 15A जो सबसे पॉश और प्रतिष्ठित इलाका है, वहां पर शाम को पहुंचते हैं, धड़धड़ाते हुए अंदर जाते हैं, किसी की सुनते नहीं है, और जाकर के वहां फर्नीचर पे तोड़फोड़ और वृद्ध माताजी के साथ अभद्र और संयत व्यवहार करते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि इतना कुछ होने के बावजूद अतीक के ऊपर एफआईआर नहीं हुई। वो आपकी बात
बिना राजनीतिक संरक्षण के ये मदारी के कहते बंदरिया उछलती थोड़े ही है। बंदरिया उछलती इसीलिए थे कि मदारी जो है उसका पूरा सहयोग है। सर ये कौन से सन की बात है? मैं समझता हूँ ये आपकी बात होगी, ये 1994 या 95 की बात होगी, तो 96 समाजवादी की सरकार थी। हाँ, समाजवादी की सरकार थी और मुख्यमंत्री तत्काल मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे। और मुलायम सिंह यादव ने जब सिपाही का अपहरण कर लिया तो अतीक से ये नहीं कहा, उन्होंने कहा एक मुख्यमंत्री होता है, आज योगी जी होते तो क्या करते? योगी जी कहते कि PSC 4 कंपनी ले जाओ, घर घेर दो, पानी बिजली काट दो और अब देखो कि कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है। आज पाई पाई का होगा हिसाब। आज जिसने रॉन्ग नंबर डायल किया है ऐसी नसीहत दो कि इसके नाती पोते भी याद करें कि इनके बाबा के साथ क्या हुआ। लेकिन उन मुख्यमंत्री जी ने कहा अतीक भाई तुम्हें हमारी कसम छोड़ दो। ये तो बहुत फेमस जी हो रहा। ये बहुत हुआ। या कुत्ते से हाथ मिला लिया तो संदेश, पुलिस विभाग संदेश से चलता वो भी है। पूरे स्टेज पे जनता के सामने। स्टेज पे जनता के सामने कुत्ते से आप हाथ मिला रहे हैं तो ये तो संदेश जाहिर है। एक तो माफिया से दोस्ती भी, आप किसी भी राजपत्रित अधिकारी से, किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी की जिम्मेदारी है कि माफियाओं और अपराधियों से वांछित दूरी बना के रखें, कहीं एक साथ न देखे जाएं, कहीं सामाजिक समारोह में भी न जाएं। आपके परिवार में भी कोई है तो उससे वांछित दूरी बना करके रखें। यहाँ मालूम पड़ा कुत्ते साथ कुत्ता तो फिर आपसे क्या, तो बहुत दांत काटी रोटी मानी जाएगी। तो संदेश तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया था। सर आपने जिक्र किया वर्तमान में जो हमारे CM हैं योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, आप आज की करंट सिनेरियो में यूपी के क्राइम का स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है, आप उसमें उनका क्या रोल, क्या स्टाइल, क्या वर्किंग का है, आपने क्या ऐसे असेस करते हैं उसे? बातें छोड़ दीजिए, सबसे पहले ये देख लीजिए कि हम किससे लाभान्वित होते हैं। अगर हम किसी से लाभान्वित हो रहे हैं तो हम कहें कुछ भी, हमारी बातों में बल नहीं होगा, न कोई सुनेगा। या आप कहेंगे ढपोर शंख है आप, रिश्वत लें आप और कह दें कि साहब इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए जी। लेकिन जब हम सदन के पटल पे कहते हैं और जिस आक्रोश और जिस ओज के साथ कहते हैं मिट्टी में मिला दूंगा, 3 शब्द, मिट्टी में मिला दूंगा, इन 3 शब्दों ने उत्तर प्रदेश की अपराध नियंत्रण की स्थिति में कायाकल्प कर दिया और काया पलट कर दी। बदमाशों में वो भय और आतंक फैल गया इन 3 शब्दों से और दौड़ा दौड़ा के फिर वाकई मिट्टी में मिला। लगता है कि योगी महाराज की वाणी में सरस्वती विराजमान थी कि वाकई अतीक और अशरफ मिट्टी में ही मिल गए, मुख्तार मिट्टी में ही मिल गए और अन्य भी मिट्टी में ही मिल गए। तो आपकी बात कथनी करने में अंतर नहीं, हम लाभान्वित नहीं हो रहे हैं और पुलिस को पूरी छूट। मैं बड़ा तृप्त व्यक्ति हूं, मुझे कोई आकांक्षा या कोई इच्छा किसी प्रकार की नहीं थी, मुझे कोई कामनाएं भी नहीं थी। योगी जी महाराज यही इसी जनपद में आए थे, उनकी कृपा थी कि कुछ वरिष्ठ नागरिकों को बुला करके उन्होंने वार्तालाप की कि हम और क्या बेहतर सेवाएं कर सकते हैं। तो जब मेरा नंबर आया, हमने कहा महाराज मेरे जीवन में कभी कोई उत्कंठा नहीं थी, आज परमात्मा से मैं एक उत्कंठा थी, काश मैं फिर IPS में सेवा हो, आप मेरे मुख्यमंत्री हो और फिर मुझे सेवा का अवसर दो तो मैं बताऊंगा कि पुलिसिंग क्या होती है। जी सर, मैं जैसे पास से काफ़ी IAS IPS मित्र भी रहे हैं, मैं पास से देखता हूँ तो इवन जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं IAS जिनमें लगे हुए हैं, जैसे DC लगते हैं, म्यूनसिपल के कमिश्नर लग जाते हैं। अभी पिछले 4-5 साल पहले हमारे शहर में भी एक बहुत ही मतलब यंग और बिल्कुल ऐसा ब्लड के बहुत बढ़िया इंक्रोचमेंट पे काम, इंक्रोचमेंट भी क्लियर नहीं कराने, उन्होंने मुख्यमंत्री से लड़कर बहस करके कि सर मुझे यहाँ पर, अब वो और बहुत सीनियर पोजीशन पे, उन्होंने कहा कि मैंने लड़कर CM साहब को ये कहा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता इस शहर में। तो मैंने कहा सर ऐसे कैसे होगा, आप भी चले जाओगे? कहते भैया फिर आप लोग अपने चुने हुए नुमाइंदे बदलो, जब वो काम ही नहीं करने देते। तो बात सारी ये है कि पुलिस तो IAS IPS जो ट्रेनिंग करके आते हैं और जितने लर्नेड, कोई आम बच्चा तो सर वो एग्जाम क्लियर कर नहीं सकता, जो बच्चा इतनी मेहनत करके एग्जाम क्लियर करता है और उससे बाद में क्या होता है कि उसके थ्रू उसका कंधा और बंदूक किसी और की, और उनको बिन बात के, और जो लिप्त नहीं हो पाते करप्शन में उनको ट्रांसफर। एक हमारे हरियाणा में 2-3 ऐसे IAS अफसर रहे हैं जिनके 7-8 साल में 16 पोस्टिंग है, 17 पोस्टिंग है। तो कैसे उस चीज को बदल सकते हैं हम अपने देश के लिए?
मोटी बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से हर आईएएस आईपीएस हर राज कर्मचारी को मैं यह संदेश देना चाहूंगा, और आपके सामने मिसाल है अजय मिश्रा, पूर्व पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद। इसके अलावा मैं कितनी मिसालें दे सकता हूं कि जैसे मैं भी हूं, तबादले तो होते रहते किसी के करियर में, औसतन 15 से लेकर के 22 तक के तबादले, 25 तबादले होते ही होते हैं। अगर तबादले का भय आपको दिया, आपका केवल एक ही एकाधिकार है, राष्ट्रपति के यहाँ से जो आपके महीने की पहली तारीख को पे चेक आता है। ये कहीं नहीं लिखा है कि आप पुलिस कमिश्नर दिल्ली रहेंगे, या आप डेवलपमेंट कमिश्नर चंडीगढ़ रहेंगे, या आप चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश रहेंगे। पोस्ट कोई भी हो, लेकिन काम नियम और कानून के हिसाब से ही होगा। आप मंत्री हो तो क्या, विधायक जी हो, बड़े सम्मान के साथ मैं कह रहा हूं, सांसद हो तो क्या, सम्मान के साथ मैं ये उम्मीद करता हूं कि कानून का सम्मान आप मुझसे ज्यादा करेंगे, और मैं आपसे सीखूंगा कानून का सम्मान कैसे किया जाता है। और अगर आप कानून को सम्मान नहीं करेंगे तो मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। तबादला आप कल कर रहे हैं तो आज कर दीजिए, और ऐसी जगह कीजिए जहां कोई जाना नहीं चाहता, फिर देखिए कि 24 घंटे में जाके मैं चार्ज लेता हूं या नहीं लेता। अंग्रेजी में कहावत है, दो माई हेड बी ब्लीडिंग इट विल बी अनबाउट। मेरा खून से सर बह रहा होगा, लेकिन झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। ये आपकी स्पिरिट होनी चाहिए। आपके सामने तमाम आएंगे, हमारी मजबूरी क्या है, कि हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, डीसी हैं, हम एसएसपी हैं, तो बड़ा बंगला, अनुचर, गाड़ियां ये है, हट जाए तो क्या। जब भगवान राम से दशरथ जी ने कहा था कि आप तुमको वनवास जाना है, उन्होंने नहीं कहा कि पिताजी हम परसों जाएंगे, राम तुरंत मुनि वेश बनाई। भगवान राम ने तुरंत मुनि का वेश बनाया, तो आपके लिए भी यही एक लाइन प्रासंगिक है रामचरितमानस की, राम तुरंत मुनि वेश बनाए। तुरंत अपना सामान बांधिए, सामान कम रखिए, जिससे कि आधे ट्रक में आ जाए और आधे ट्रक में जहां आप चाहे चले जाए। बेहतर होगा कि स्टेट कैपिटल में 2 कमरे का एक फ्लैट की व्यवस्था अपने लिए कर लीजिए, जहां परिवार आपका रहे, बच्चे पढ़ते रहें, और आप वही बनिए कि जिसको कहते हैं डाक बंगलो डीएम, डाक बंगलो एसएसपी। हम जाएंगे डाक बंगले में रहेंगे, 3 महीने हम रौंद देंगे, बच गए तो हम अपने सरकारी बंगले में जाएंगे, नहीं तो डाक बंगले से दूसरे डाक बंगले में चले जाएंगे। आपकी इसी बात पर मुझे एक प्रसंग याद आ रहा। मेरे एक मित्र हैं कवि, उन्होंने कहा था कि सामान जितना कम रहेगा सफर उतना आसान रहेगा। तो अगर सामान कम हो, इच्छाएं कम हो, तो कैरेक्टर बना रहता है। सर, अभी हमने 2 मुख्य आज आपकी इसी बात में आगे बढ़ाना जी। चाहूंगा। राजकीय कर्मचारी, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, फॉरेस्ट सर्विस हो, पीपीएस हो, पीसीएस हो, ये उम्मीद की जाती है कि आप फ्रूगल रहेंगे, मितव्ययी रहेंगे, और आपका जीवन सादगी और उच्च विचार से परिपूर्ण होगा। ये उम्मीद की जाती है कि जो सरकार की घोषित नीति है और व्यक्तिगत परिवार की परंपराओं के अनुरूप आप मद्यपान नहीं करेंगे, आप अवांछनीय गतिविधियों में, अनावश्यक पार्टीज में नहीं जाएंगे, अवांछनीय लोगों से दूरी बना के रखेंगे, और इस तरीके की फालतू चीजें जो 3 पत्ती शराब की पार्टीज और नाच की पार्टीज होती हैं, इनसे अपने आप को दूर रखेंगे। और गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स में भी ये दिया हुआ है कि आप अपनी गतिविधियां और अपना चाल चलन ऐसा रखेंगे कि जिससे कि सर्विस की इज्जत बरकरार रहे, न कि उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे। अगर आपने सादा जीवन उच्च विचार कर लिया, आप मान के चलिए सामान तो कम रहेगा ही, सफर भी आसान रहेगा, और आपका सर ऊंचा रहेगा जी। आप सोफे से और अपने महल से नहीं बंधे हैं, ये आपके लिए, आप इनके लिए नहीं बने हैं। बहुत खूब। सर, आपने 2 मुख्यमंत्री का हमने चर्चा कर लिया, जो आज योगी आदित्यनाथ बैठे हैं और मुलायम सिंह जी। एक सर बहुत ही क्रूशल रोल, मुझे जितना मैंने स्टडी किया यूपी को, 1985 का वो दौर जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। मुझे ऐसा लगता है कि जो आज हम जिस भारत को देख रहे हैं, क्राइम का, बहुत सारी चीज़ें ना कल्याण सिंह जी के दौर में बहुत बदली, और आप उस टाइम पे सेवा में थे, आपने उनके साथ काम भी किया है। उनके बारे में कोई? माननीय कल्याण सिंह जी का आगमन परिदृश्य में 1991 में हुआ था, जब राम जन्मभूमि एजिटेशन शुरू हुआ, और उसके बाद कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने। और वो जो सख्ती, वो जो जीरो टॉलरेंस अपराध का था, आज भी उसको अनुकरणीय और अद्भुत माना जाता है, आज भी अद्भुत माना जाता है। सबके लिए वो अवेलेबल थे, और किसी की कोई पहुंच, चाहे राजनेता हो या अधिकारी हो, और उनके द्वारा जो एक निर्णय होता था विधि सम्मत और जनहित में ही लिया जाता था। पुलिस और प्रशासन को पूरी छूट, लेकिन छूट इसके लिए कि जनहित और विधि सम्मत कार्रवाई करें, मनमाने तरीके से नहीं। और कठोर कार्रवाई, जितने डिसमिसल उन्होंने भ्रष्ट और अकर्मण लोगों के उन्होंने किए, उतने कदाचित कभी लोगों ने किए होंगे।
वो आज भी अगर जनता याद करती है, वास्तव में एसटीएफ का गठन भी उन्हीं के ही कार्यकाल में हुआ था, उन्हीं की ही आशीर्वाद से एसटीएफ का गठन। इच्छा शक्ति जी जी जी। रहे कल्याण सिंह जी, जिन्होंने सेंटर से निर्देश आने के बाद यूपी का मुख्यमंत्री पद का त्याग कर दिया और अपने ऊपर ली कि हाँ मैंने कहा था कि कार सेवकों पे गोली ना गोली चले। न चलाई जा। तो बहुत बड़ा, आप जब ये कार सेवकों वाला, जब ये विवादित ढांचे को ढाया गया, उस दौरान आप कहाँ पोस्टेड थे? डीआईजी मुरादाबाद। जी, तो वहां पर भी काफी, वहां पे काफी आप देखें कि सर्वाधिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या वहां पे थी मुरादाबाद, रामपुर और बिजनौर में। तो वो तो आपका आंख पढ़ लेते हैं दंगाई। और यही बता दिया गया था कि आप कोई कोशिश न कीजिएगा, हर आदमी महफूज है, कानून अपने हाथ में लिया और कार्रवाई ऐसी होगी जैसे सिगरेट का बट बुझाया जाता, पैर के नीचे डगर करके रगड़ दिए जाओगे। इसलिए कोशिश भी मत करना, घर से निकलना मत। 1-2 जगह 3 जगह सुशील कुमार सिंह एसपी सिटी मुरादाबाद थे और एसआर कश्यप शायद एसपी रामपुर थे। उनका फोर्स, इनका फोर्स नहीं, हम एमुनिशन भेज रहे हैं, एमुनिशन का इस्तेमाल कीजिए, मार मार करके इनके जो दंगाई हैं इनको नसीहत दे दीजिए। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि वायरलेस शब्द न सिर्फ थाना सुनता है बल्कि जनता के भाई आदेश आ गया, शूट एट साइट। न कोई बवाल हुआ, न कोई हिंसा हुई, न किसी तरह की आगजनी हुई, न फायरिंग करने की नौबत आई। इसलिए बेहतर यह है कि जो सरकारी हथियार और एम्यूनिशन आपके पास है, उसकी आवश्यकता पड़े तो प्रमाद मत कीजिएगा। जरूरत पड़ने पर मिनिमम यूज ऑफ फोर्स जो ड्रिल मैनुअल में है उतना जरूर कर लीजिएगा। सर आप इतना 35 साल का आपका करियर रहा, आपने बहुत सारे पोस्टिंग्स देखी और आपको कई बार बुलेट भी लगी, गोली लगी, कितनी बार लगी और कहाँ कहाँ कैसे कैसे? 3 बार लगी है। हमीरपुर में एंटी डेकॉइटी ऑपरेशंस में गोली चल रही थी, ठंड का मौसम था, बिल्कुल 2 कैजुअलिटीज हो चुकी थी। तो जिनकी कैजुअलिटीज हमारे अधिकारियों कर्मचारी को थी, उनको जब मैं लेके जा रहा था तो मैं ये भूल गया कि ये खून हम इनका है कि हमारा है। पीड़ा इतनी थी, पूरा बदन टूट रहा था। तब मुझे आभास मिला ये हमीरपुर का। दूसरा हुआ था कानपुर में, जब ग्रेनेड फेंका था मेरी कार के ऊपर। तब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह सब आ चुका था, वो बिल्कुल कवर्ड है, दिन दहाड़े हुआ था। राइफल निकाल के जिन्होंने मारा तो उनको मैंने मार दिया, लेकिन हमको जो चोट आई, फिर मैं जब अस्पताल गया, फिर पट्टी वट्टी बंधे हुए खून से लथपथ अस्पताल गए थे, वो तो डॉक्यूमेंटेड था, टीवी पे भी आया था। और तीसरा केस शायद यहाँ का था, मुरादाबाद का, जो फायरिंग में चरण पंजाब टेररिस्ट के साथ हुआ था, वहां पर हुआ था। सर इतने जब बार बार गोली लग रही है और मतलब इसमें फैमिली तो सर सबकी है, फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? जैसे मैम का क्या रिएक्शन रहा कि कैसे आप पोस्टिंग ले रहे हो हर जगह? फैमिली के साथ बड़ा अन्याय हुआ। उनको मैं बताता नहीं था, कोशिश करता तो उन्हें मालूम नहीं, लेकिन बताने वाले बता देते थे। मेरी पत्नी को टाइम से पहले हार्ट ट्रबल, टाइम से पहले डायबिटीज, टाइम से पहले वो बीमारियां हाई ब्लड प्रेशर की जो कि दुश्चिंता, परेशानी और मेंटल स्ट्रेस से होती है। जी। मैं ये कह दूं कोई इसका प्रभाव नहीं था, प्रभाव था। सर एक अधिकारी के साथ पूरा परिवार कितना सफर करता है, स्पेशली वाइफ जो बेटर हाफ है, उसको हर जगह पोस्टिंग के साथ हर जगह अपना तामझाम बांधो, और कितनी चिंता रहती है जब इतने क्राइम के दौर में आप जा रहे हैं और बार बार आप जैसे हमारे को एक बार भी मैं आपकी भावना को भी समझ रहा हूँ कि एक बार एक्सीडेंट हो जाता है तो वाइफ बार बार कहते हैं ध्यान से चलाना, और आपको गोली लग रही है और आप इतने दंगाइयों के बीच में जा रहे थे। मैं आपके सवाल का एक ही जवाब देना चाहता हूँ, एक दृष्टांत से। इब्राहिम लिंकन से किसी ने पूछा, आप इतने सक्षम, कोई मुकाबला नहीं इब्राहिम लिंकन में, मैं तो पैर की धूल भी नहीं, आप इतने कामयाब राष्ट्रपति हैं, आप इतने अच्छे लोकप्रिय राष्ट्रपति हैं, आखिर कामयाबी का कारण क्या है? आपकी वाक्पटुता, आपकी विद्वता। ना, मेरी बूढ़ी माँ जो कोने में मेरे लिए प्रार्थना करती है, तो पत्नी शॉक एब्जॉर्बर होती है, वो जब प्रार्थना करती है, उसी की प्रार्थना पे तब भी जिंदा था, आज भी जिंदा। जी। पत्नी बहुत बड़ी शॉक एब्जॉर्बर होती है। और अगर मैं कहूं कि इसका श्रेय का 200% उसी की पूजा पाठ है, मेरा कोई योगदान नहीं है। अगर जिंदा हूं तो उसी की वजह से। जी। सर आप यूपी पुलिस में सारी सीनियर पोजीशंस पे रहे, एसएसपी भी रहे, आईजी रहे, डीआईजी, डीजीपी, सब सीनियर पोजीशंस पे रहे। आपको एक बार यूएन में पुलिस सिंह के लिए स्पेशल एक रोल ऑफर हुआ जिसमें आपका नाम चुना गया और अल्टीमेटली आप जा नहीं पाए, वो केस के बारे में बताइए। देखिए, ये तो अक्सर होता है कि राजनैतिक, मैं क्या कहूँगा, राजनैतिक निर्णय होते हैं।
और आपने ये भी देखा होगा कि यंगेस्ट एसएसपी, यंगेस्ट डीआईजी रेंज और 3 बैचेस के ऑफिसर्स को सुपरसीड करके डीजीपी बना। 3 बैचेस के 71, 72, 73 पूरा और आधा 74। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ तो मेरिट होगी, कैलिबर होगी। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में पुलिस एडवाइजर की पोस्ट न्यूयॉर्क में हमने भी अप्लाई किया, चयन भी हो गया। लेकिन जब रिलीव करने की बात आई तो तत्कालीन सरकार ने, और विशेषकर कहना नहीं चाहिए, स्वर्गीय हैं, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति थे श्री अमर सिंह साहब, ना वो तो बाद में आते हैं। मैं उनसे मिलने भी गया, नेताजी मेरे बड़े भाई की तरह थे, बड़ा प्रेम करते हैं। आप जाके एक बार अमर सिंह से मिल लीजिए, आपको रिलीव न करने का निर्णय उनका है। तो हमने कहा मैं तो मुख्यमंत्री जी के पास आया था, मेरे लिए अमर सिंह कोई मायने नहीं रखता है, अब चाहे मैं जाऊं या न जाऊं लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। इस बात को क्लोज करते हैं। मैं आपको शर्मिंदा करूंगा ना, जो मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर अमर सिंह से मिल करके और उनसे कोई लाभ लेकर के जाना हो तो मैं न जाना पसंद करूंगा। उस टाइम पे अमर सिंह क्या पोजीशन पे थे? एडवाइजर वगैरह थे, शायद सांसद थे, राज्यसभा के सांसद थे। इसी तो इतनी अथॉरिटी थी कि पुलिस, बहुत अथॉरिटी थी एक तरीके से, कि वो उनकी बहुत अथॉरिटी थी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहना है कि एक बार आप उनसे जाके बात कर लीजिए और उनसे स्वीकृत ले लीजिए, तो हमने कहा ये तो नहीं होगा। वेरी स्ट्रेंज। सर, आपने इतने साल पुलिसिंग करी, सारे सीनियर पोजीशंस पे रहे, तो आपने बहुत सारे मुख्यमंत्री का काल देखा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को देखा। जैसे कल्याण सिंह जी का आया, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को काफ़ी कर्ब करने की, क्राइम को कोशिश करी। एक और बीच में एक दौर आया, 2009 के आसपास दौर था, जब मायावती जी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी बनी। मायावती जी का क्राइम के लिए क्या रोल था और कैसा आपको लगा कि कैसा उनका एक्शन थे? देखिए, मैं उन्हीं के कार्यकाल में डीजीपी भी था जी। और मेरी भारत सरकार में मैं था जब मुझे कहा गया कि वापस आने का, कि मैं नहीं आऊंगा। अच्छा, आप सेंटर चल चुके? हाँ, मैं सेंटर जा चुका था, सीआईएसएफ में था, एडीजी दिल्ली में। उनका यहाँ सेटल है, मुझे मालूम है यूपी में जो यहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद कोई फोन नहीं आएगा, तो वहाँ पर 6 बजे के बाद ही काम शुरू होगा और सुबह के 2 बजे तक चलेगा। मैंने कहा कि कुछ दिन जरा शांति से, रिटायरमेंट में 3-4 साल बाकी है, तो यही काट लेते हैं। उनका जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि तुम बेफिक्र होकर के चल जाओ यूपी, कोई तुम्हारे ऊपर अवांछित दबाव नहीं होगा, क्योंकि जो अवांछित दबाव होते हैं मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं अपने तरीके से काम करूँगा, अपने मनमाने तरीके से पोस्टिंग करूँगा और अवांछित दबाव मैं लूँगा नहीं। उनका तुम्हें बिल्कुल छूट रहेगी। और उन्होंने पूरी छूट दी। पूरी छूट देने का यहाँ तक आलम था कि रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स तक जेल गए, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जेल गए और रूलिंग पार्टी के एमएलए जेल गए। ऐसा कोई इतिहास नहीं हुआ। और उन्होंने खुद कहा बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। उनकी तरफ से पूरा प्रोत्साहन था। तो जो उन्होंने वचन दिया था मेरे बनने के पहले, वो उन्होंने आखिर तक निभाया। और क्राइम और क्रिमिनल्स के प्रति उनका वही कठोर रुख था जिसके बारे में हम सुनते हैं कि इतना कठोर रुख अगर न होता तो शायद यूपी की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति, जो कि बिल्कुल रसातल में जा चुकी थी 2007 तक, उसके पहले की सरकार में, वो फिर सुधरती नहीं। वो सुधरी तभी नहीं, मालूम पड़ता था लड़कियों का स्कूल कॉलेज जाना बंद हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था जी। उन सब चीज़ों को ठीक करना, और उसके बाद तो फिर हम लोग जैसे एक बार इशारा मिल गया, फ्री हैंड मिल गया, डायरेक्शंस मिल गए, तो उसके बाद तो अपराधियों का ऐसा दौड़ा दौड़ा करके बीना कि जैसे कि मैन ईटिंग टाइगर के सामने खरगोश या लोमड़ी आ जाए तो उसको नोच के खा जाए, वही था, बिल्कुल नोच के खा जाने वाला सिलसिला। एफआईआर नहीं लिखी जाती थी, तो आपको याद होगा एफआईआर काउंटर खोल दिए गए, जिसकी एफआईआर पिछले 5 साल में लिखी गई, आकर के लिखा है एफआईआर। भले ही स्टैटिस्टिक्स बढ़ जाए लेकिन एफआईआर सबकी लिखी जाएगी, और सबकी एफआईआर हुई। सर, उसी दौरान ना हम लोग यहाँ पर एमबीए कर रहे थे नोएडा में, तो हरियाणा से आते थे, तो लड़कियों को ना ये इंस्ट्रक्शन थी कि मतलब 1-2 लड़के साथ हो तो ग्रुप बना के ही आना जाना होता था। उसी दौरान शायद आप बात कर रहे हैं जब ऑपरेशन मजनू भी एक बार चला। ऑपरेशन मजनू भी चला था और उसमें तो लड़कियों की छेड़खानी होती है। तो ये भी कहा गया था कि जितने भी इस तरीके के जंतु होते हैं, टाइट जीन्स और काले रंग की या टमाटर के रंग की टी शर्ट, 3 बटन खुले हुए, एक कान में बुंदा पहन के और सामने के 3 बटन खुले हुए, और कोई फूहड़ स्लोगन आवारा हूँ या आई लव यू, तो ऐसे लड़कों को ढूंढो। और ये जंतु कहाँ मिलते हैं? बच्चियों के स्कूल के बाहर, कॉलेजेस के बाहर, ऐसी फैक्ट्रीज में जहाँ पे बच्चियां ज्यादा रहती हैं। ये इनका कोई काम धंधा नहीं है। पान की दुकान पे जाएंगे, घंटे भर तक बाल काटेंगे, बाईं तरफ देखेंगे अपना, दाहिनी तरफ चेहरा देखेंगे और बैठे ही रहेंगे और कमेंट पास करेंगे।
और उसके बाद पीछा करेंगे, प्रेम पत्र फेंकेंगे, लड़कियों के नंबर मांगेंगे। तो इनका इलाज बहुत कायदे से किया गया। इनको पकड़ के ले आओ, फी मजनू 500 रुपये इनाम मिलेंगे। और जब 500 रुपये ना हुए तो सब इंस्पेक्टर तो चाहता क्या है, ये टूट पड़े। और मगर समझिए सैकड़ों की तादाद में मजनू पकड़े गए, अच्छे अच्छे घर के लड़के, शादीशुदा आदमी, ये भी पकड़े गए। और जो उनकी खातिर तवाज़ो पुलिस लाइन यही नोएडा में हुई। और शाम को जब पानी था तो हम कहा पानी पिलाने में तो पानी दुश्मन को पिलाता है। लेकिन हमारे कर्मचारी भी जिसे लगता कि कुछ किसी के साथ कोई गलत हरकत हो गई होगी, तो इन्होंने फायर सर्विस का टेंडर का टैंकर मंगाया और कहा लो पियो पानी। उनके ऊपर पूरा जाड़े में, बीच जाड़े में पानी, हाँ, तो पानी पिया कम, भीगे ज्यादा। और उसके बाद फिर रात के 12 बजे उन्होंने कहा कि साहब पानी या चाय। उनका साहब चाय वाय यहाँ नहीं मिलती, पानी पियोगे? उनका नहीं, पानी नहीं पियेंगे, रहने दी। अगले दिन जब कोर्ट जा रहे थे तो कोर्ट जब जाते वक्त उनको हमने कहते भाई देखिए मानवाधिकार का हम बड़ा सम्मान करते, कोई इनके ऊपर टमाटर, अंडा या मैला वैला न फेंकिएगा। और हुआ बिल्कुल उल्टा, हालांकि बिल्कुल गलत हुआ। इन सब मजदूरों के ऊपर टमाटर, अंडा और मैला फेंका गया कोर्ट परिसर में, कोर्ट परिसर जाते समय और कोर्ट परिसर में के बाहर। तो अब जो भी हुआ तो गलत, लीगली ठीक नहीं था। अब पुलिस की अपेक्षा में हुआ वो और भी गलत था। लेकिन दोबारा उन्होंने कहा हम सब ब्रह्म कुमार हो जाएंगे, विवाह भी नहीं करेंगे, लड़की की तरफ आंख उठाना देखना बड़ी दूर की बात है। एक नसीहत उनको मिल गई, उसके बाद नोएडा सुधर गया। फिर कोई छिड़खाने की कोई शिकायत अब तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सर ह्यूमन राइट्स की आपने बात करी, आप ह्यूमन राइट्स पे किताब भी लिख चुके हैं। तो ह्यूमन राइट्स की जो किताब लिखी और ह्यूमन राइट्स के बारे में आपके क्या विचार है? 1974 में मैं पुलिस में आया जी, तब ये कहते थे कि अच्छा पुलिस अधिकारी कौन है जो आधा कसाई हो आधा इंसान हो। और ये कहते थे कि थाने में जब कोई मुलजिम आता है तो उससे पूछताछ रात का जब लेट शो 9 से 12 वाले लोग घर चले जाते हैं उसके बाद शुरू होती है, जिससे कि उनकी चीख बाहर तक या कहीं तक भी जाए तो कोई किसी को मालूम न पड़े कि यहाँ पर पूछताछ चल रही है। पूछताछ के मतलब मैं आपको पहला अपना इन्वेस्टिगेशन बताता हूँ। थाना मुट्ठीगंज, जिला इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज। और इंस्पेक्टर आर.के. सिंह थे। तो उन्होंने कहा ये हुजूर आपकी पहली तफ्तीश है, ये मुलजिम है, तो क्या करना है? तो लिखिए नकल चेक, नकल रिपोर्ट, बयानवादी। और आगे लिखिए गिरफ्तारी के गम से खाना खाने से इनकार कर रहा है। हमने कभी तो खाना दिया ही नहीं, कि खाना दिया थोड़ी जाता है। गिरफ्तारी के गम से खाना खाने से इनकार कर रहा है। खाना तलाशी में कोई चीज दस्तयाब नहीं, मतलब हमने तलाशी ली, कुछ मिला नहीं, न कोई पर्स, न बटुआ, न अंगूठी। आप समझ सकते हैं वो पुलिस का 150 साल का रिकॉर्ड रहता है। अब हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के गिरफ्तार किया गया। हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कि हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमने भी आत्मरक्षा में न्यूनतम बल प्रयोग किया। उनका ये तो अच्छा खासा बैठा, उनका नहीं, वो तो अब होगा ना। कि अब उन्होंने कहा कि एक तेल पी हुई लाठी दी, उनका अब लीजिए, अब जरा इनकी सेवा करिए, हाथ पैर तोड़ देंगे। ये सब मैं नहीं करूंगा, ये सब मैं नहीं कर सकता, न मैं करूंगा, न मैंने किया है ये सब। उनका तो मैं करूंगा और मैं एसएसपी साहब से शिकायत करूंगा कि आपने मारने से मना कर दिया, आप जो मन में आ करें। लेकिन माँ बाप ने इसलिए पढ़ा लिखा कि आईपीएस नहीं भेजा कि ला करके जिसको आपने बुला के बैठा है इसके मैं हाथ पैर तोड़ दूं। उनका हुजूर तो कर चुके आप नौकरी पुलिस में, इसकी हड्डी टूटने की चरमराहट इसकी माशूका तक पहुंचनी चाहिए, तब तो आप है पुलिस। तो ये ह्यूमन राइट के बाद मैंने रियलाइज किया कि अगर साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन आप इस्तेमाल करें, फॉरेंसिक्स को यूज करें, बैलिस्टिक्स को यूज करें, साइकोलॉजी को यूज करें और सिस्टमैटिक साइंटिफिक इंट्रोगेशन करें, आपको किसी को छूने की जरूरत नहीं है। आप देखिए पुलिस का, जिनको आप कहते हैं आधा कसाई है आधा इंसान हो, उनका रिजल्ट ये है कि 30% कन्विक्शन भी नहीं है। एसटीएफ जो किसी को छूती भी नहीं है, उसका इन्वेस्टिगेशन 95% है। एसटीएफ के खिलाफ एक भी मानवाधिकार हनन की शिकायत नहीं है। और पुलिस के खिलाफ तो यही जस्टिस वेंकट चलैया ने, मैं जब डीआईजी मेरठ था तो उन्होंने मुझे बुलाया, ह्यूमन राइट्स पे हम लोग बात कर रहे हैं। जब मैं कमरे में गया तो जैसे आप एंटर, वो जस्टिस वेंकट चलैया खड़े हो गए। भाई एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक अदने से डीआईजी के लिए क्यों खड़े हो गए? समझे कि बड़े ही श्रेष्ठ हो तो मजाक। अरे बैठिए सर, बैठिए सर, तो क्या मतलब सर, क्या लेंगे, चाय या कॉफी? तब मुझे अगर दाल में कुछ सरकाज़म में हमने सर जो आप लेंगे वही भी ले लेंगे, तो कॉफी नहीं। कि आप ये पूछेंगे नहीं कि आखिर मैं आपकी इतनी खातिर तवाज़ो क्यों कर रहा हूँ? कभी सर मैं भी जरूर कुछ ठीक ठाक काम किया होगा। का ठीक ठाक काम नहीं किया है, आप दरअसल ह्यूमन राइट्स कमीशन को चलाने वाले हैं। पूरे हिंदुस्तान की जितने मानवाधिकार हनन की शिकायतें आती हैं, आधी से ज्यादा आपके क्षेत्र से आती हैं।
आप ना हो तो हमारे यहाँ काम ही नहीं रहेगा। मुझे बड़ी ग्लानि हुई, बहुत शर्मिंदगी भी हुई। तो हमने कहा सर मैं सारे एसएसपीज को और ऑफिसर्स को लेके आऊँगा, आप हमारी सरपरस्ती कीजिए, हमें बताइए कि मानवाधिकार की पवित्रता के बारे में और हमारे प्राथमिकताओं को दुरुस्त कीजिए, रीसेट कीजिए, हमारी प्रायोरिटीज़ को रीबूट कीजिए हमें। खैर उनकी बात समझ में आ गई और उन्होंने बहुत प्रेम दिया और सारे ऑफिसर्स की मीटिंग की, फिर मानवाधिकार के बारे में हम लोग जागरूक हो गए। और उसके बाद से हमने कहा कि मानवाधिकार का पालन करते हुए साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन आप ज़्यादा सफल रहेंगे। ये जो कसाई वाली बातें थी अंग्रेज़ों की सामंती व्यवस्था में प्रासंगिक रही होंगी, अब नहीं है। जी सर, आपने जैसे आपने कहा कि मानवाधिकार की बात है, तो ये दोनों तरफा होता है। मानवाधिकार के केस भी बहुत लग जाते हैं। जैसे आप पर भी जितना मैंने स्टडी किया कि आपके एक बार तो आपके रिलीफ होने के बाद, आप जब अपनी पोजीशन से रिटायर हो चुके, उसके बाद भी आप पे एक हत्या का मुकदमा लगा दिया गया, उसके बारे में बताइए। देखिए चरमपंथी थे, चरमपंथी वो थे जो सीरियल ब्लास्ट बड़े सीरियस हुए थे लखनऊ, बनारस और फैजाबाद तत्कालीन और वर्तमान अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ब्लास्ट हुए थे। और ये चरमपंथियों ने इंडियन मुजाहिदीन ने किया था, शायद नाम थे। तो एक तारिक कासमी भी उसमें था। तो तारिक कासमी बाराबंकी कोर्ट से जेल जा रहा था या जेल से कोर्ट आ रहा था, लू लग गई, यही टाइम था, नहीं अगस्त 2013। लू खा के मर गया वो। अब लू खा के मर गया, मुझे रिटायर हुए 3 साल। मैं ऋषिकेश में एक व्याख्यान देने, विवेकानंद, ये जो आप देख रहे हैं विवेकानंद मेमोरियल लेक्चर देने गया था। जब बाहर आए तो देखा आप ऐसे तमाम पत्रकार कैमरा लगाए बैठे हैं। तो मैं समझा कि व्याख्यान बहुत अच्छा रहा होगा, तो शुभकामना देने या बाइट वाइट लेने आए होंगे। हमने कहा बताइए साहब क्या पूछना है। उनका सर आपके खिलाफ तो हत्या का मुकदमा लिख गया। अरे ये क्या है, हुआ क्या? तो उनका तारिक कासमी एक चरमपंथी था, वो लू खा के मर गया और उसने ये कहा कि विक्रम सिंह और ब्रिजलाल और एसटीएफ ने इतना मारा। उनका पकड़ा तो गया था 2008 में। उनका नहीं, तब आपने इतना मारा था कि मरा अब, लेकिन आपकी मार से अब मरा है, समझ रहे हैं आप? 2008 की मार से 5 साल बाद मारा तो आपने मारा। हमने कहा एक बराक ओबामा है, वो वॉशिंगटन से बटन दबाते हैं तो ड्रोन जाके मार देता। मैं 500 किलोमीटर दूर ऋषिकेश बैठा हूं तो मैंने मारा जाकर लखनऊ में जाके मारा दिया। बहरहाल हमने कहा कि अगर वो चरमपंथी था, है और रहेगा, और मैं चाहता हूं कि मुझे फांसी की सजा दी जाए अगर मैंने मारा है तो, जिससे कि मेरी पत्नी कहलाए कि वो एक बहुत देशभक्त की शहीद की बेवा है और हमारे बच्चे शहीद की औलाद कहलाएं। उसके बाद तो खैर मामला सीबीआई को गया। लेकिन अखिलेश जी की मैं एक बात प्रशंसा करूंगा, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये केस फर्जी है। ये आजम खाने का मुख्यमंत्री जी जरा जल्दी बोल गए, उनको चुप रहना चाहिए था। अब देख रहे हैं प्रायोरिटी। अखिलेश एक युवा नेता, उन्होंने तो कहा कि नहीं ये केस गलत है, पहले ही कह दिया था ये गलत है, ये केस नहीं होना चाहिए था, ये लिखा ही गलत किया है। उसके बाद आजम खान नहीं जरा जल्दी कह गए कि अब वो चाहते थे कि हाँ थोड़ा प्रोसिक्यूट हो। आजम खान का आपसे प्रेम बहुत रहा है सर? नहीं अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है। हमसे जिन जिन का प्रेम रहा है तो उनके बारे में आप खुद पूछ लें कि उस प्रेम की बड़ी विचित्र वजहें भी होती हैं। कानून का पालन करने वाला का मुझसे कोई प्रेम कभी नहीं रहेगा, कानून का पालन न करने वाला का मुझसे बेहद लगाव और प्रेम रहेगा। तो अब जैसे ही चरमपंथी थे, इसने तो मर्डर मुकदमा, इससे ज्यादा प्रेम क्या हो सकता है। इन्हीं के मुकदमे इस सरकार ने वापस लेने की कोशिश की तो हाईकोर्ट ने यह कहा आप मुकदमे क्यों वापस ले रहे हैं, इनको पद्मश्री भी दीजिए। इसका निर्णय आप नहीं करेंगे कि दोषी निर्दोष है, सबको दी सजा जो बचे हुए थे, जो मरे थे। और केस वेस तो खैर सरकार ने बहुत डांट पिलाई हाईकोर्ट ने इनको। सर एक मुझे केस याद आ रहा है जिसमें उमर शेख जो मिलिटेंट्स ने ब्रिटिशर्स को दिसंबर 1996 जिला सहारनपुर में ये सूचना मिली थी कि कुछ फॉरेनर्स, जिसमें 2 ब्रिटिशर्स और 3 ब्रिटिशर्स 2 अमेरिकन को बंधक बना करके चरमपंथियों ने बंधक बना रखा है, जिसमें भैंस बांधते हैं उस तरीके की जंजीरों में बांध करके रखा है, छोड़ते नहीं थे। वहीं पे मल त्याग, मूत्र त्याग और वहीं पे भोजन, और करीब 2-3 हफ्ते से रखा था। इंस्पेक्टर साहिबाबाद शहीद इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव टीम के साथ गए, गोली चली और उसमें ध्रुवलाल यादव शहीद हुए और एक कांस्टेबल शहीद हुए। और इनको सकुशल, इन बंधकों को जिनको बनाया था इनको, और सैयद मोहम्मद उमर शेख जो कि अलकायदा का नंबर 2 था, सेकंड ओनली टू उसामा बिन लादेन, यानी नंबर 1 उसामा बिन लादेन, ये नंबर 2 था। और आप देखिए कि गिरफ्तार होने के साथ साथ वो आया मेरठ जेल में, और मेरठ से हम लोगों ने रिमांड पे लिया। रेगुलर ब्रिटिश नेशनल, हाफ ब्रिटिश और हाफ मुस्लिम,
और उसने ये चीज़ की, तो उसने एक दिन पता नहीं क्या फितूर आया कि उसने लाइट अपने बैरक की काट दी और जो खाना लेके आया उस सिपाही को पटक करके मारा, उसके हाथ पैर तोड़ दिए। बात आ गई, हमने कहा ठीक है भाई, इसकी खातिर तवाज़ुन करना हमारा काम है। तो वहाँ के मेरठ के बड़े खूंखार सिपाही होते हैं, उन्होंने फिर इनके जो बंद कमरे में मछली का जाल जो होता है डाल करके पकड़ करके इनकी ऐसी थुकाई की, इनके पूरे बदन में फ्रैक्चर हो गया। बदन में फ्रैक्चर हो गए। जब प्राइवेट इलाज करा, करीब 30 लाख का बिल आया सस्ते के ज़माने में। जब मारुति शायद आती होगी 8 लाख की। आप समझ सकते हैं कितनी सेवा इनकी हो गई वहाँ पे। उसके बाद कंधार हाईजैकिंग हुई इंडियन एयरलाइंस की, उसमें छोड़ा गया। उसमें ये अजहर मसूद और एक चरमपंथी वहां जाके कंधार में छोड़े गए थे। ये शातिर दिमाग के थे, लेकिन वो भी वाले। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर जॉन मेजर ने व्यक्तिगत प्रशंसा और आभार पत्र मुझे लिखा, डीआईजी विक्रम सिंह, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर द प्रोफेशनल रिलीज ऑफ द ब्रिटिश होस्टेजेस, बट आई एम सॉरी दैट वी लॉस्ट 2 of the gallant police officers, and if there's anything that Her Majesty's government can do, we would be honored to do that. ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर एक व्यक्तिगत चिट्ठी लिख रहा है। सर, अभी जो आज कंडीशन चल रही है, जो आज सिचुएशन है देश की, अभी हम लोग थोड़े दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। आप क्राइम के मामले में आप, और कहीं ना कहीं सर ये तार जुड़ते ही हैं, इंटर स्टेट हो जाती हैं, इंटर बॉर्डर हो जाती हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर में क्या देखते हैं कि क्या इंटेलिजेंस का फेलियर मानते हैं आप? जो पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम अटैक जो हुआ, उसमें बहुत बड़ी चूक ये हुई, एक इंडियन फॉरेनर्स एक्ट है। कोई भी विदेशी आता है या कोई भी अननेचुरल चीज होती है तो लोकल थाने से लेके एसपी की जानकारी में होना चाहिए। वहां पर एक नेपाली नागरिक भी था, माना कि उसको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर न जा रहा है, टूरिस्ट ऑपरेटर्स वहां पर आपके टूरिस्ट को ले जा रहे हैं, वो एसपी का जिसको ये नहीं मालूम कि उसके यहाँ टूरिस्ट यहाँ जा रहे हैं या वहां जा रहे हैं, गंगा नहान हो रहा है। बल्कि मैं आपको यहाँ बता दूं, कोई भी बड़ा आपका जलसा होता है, 50 आदमी से 25 आदमी से ऊपर अगर होता है, मान के चलिए एलआईयू पुलिस के आदमी उसकी खबर रखते हैं, क्या तकरीर हुई, क्या भाषण हुए, क्या आह्वान हुआ, क्या गत। यहाँ इतने लोग टूर चला रहे हैं, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। बिल्कुल उनकी जानकारी में था, और सुरक्षा व्यवस्था हमको और अच्छी करनी चाहिए। चूक हुई है। हाँ, इसको तो मैं चूक मानता हूँ अपनी। और थोड़ी सी वहाँ पोजिशनिंग और क्यूआरटी टीम्स रहनी चाहिए थी, क्यूआरटी टीम्स हमारी वहाँ पर नहीं थी। ये तो मैं एक चूक मानता हूँ। लेकिन चूक के बाद मैं ये भी समझता हूँ कि जो कार्रवाई हुई बहुत अच्छी कार्रवाई हुई, और ऑपरेशन सिंदूर तो उसके बाद शुरू हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर भी बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि हमारे सामने खड़े पाकिस्तान को जिस दिन आप चाहेंगे मटिया मेट कर देंगे। चीन से लड़ने का हमारा सामर्थ्य है, लेकिन जो देश के अंदर 2 करोड़ बांग्लादेशी और लाखों की तादाद में रोहिंग्या और पाकिस्तान समर्थक जो लोग हैं 4 प्रदेशों में, और 14 लोग तभी आपने गिरफ्तार किए जी। और अभी आपने कुछ दिनों में आपने अगर 14 गिरफ्तार किए हैं, आप अगर ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाएंगे तो ये 14 की संख्या जाएगी हजारों तक। और मैं तो ये भी चाहूंगा, जैसे इजराइल में सिस्टम है, चीन में सिस्टम है, आपने अगर राष्ट्र विरोधी कोई बात की, आपका कोई स्थान हमारे देश में फिर अब नहीं है। यहाँ की खाएं। अब बात करें पाकिस्तान की, जैसे ज्योति मल्होत्रा है, ये कोई ये अली, हाँ यूट्यूब, हाँ यूट्यूबर, और एक अली खान जो लेक्चरर है वहां पे अशोका यूनिवर्सिटी, जो अब जेल की हवा खा रहे हैं, तो उनके जो दोनों की सपोर्ट में लोग आ गए हैं, ज्योति के और अच्छा, उनके फेवर में बोल रहे हैं कि इस बेचारी ने क्या किया, पर इस बेचारे लेक्चरर ने क्या किया। तो बेचारे तुम हो, जो 26-27 वहां हमारे मारे गए, उनकी बेचारगी तुम्हें नहीं दिख रही है जी। जो तो बेचारी 1 हफ्ता शादी हुआ था, उसके सामने उसके हस्बैंड को मार दिया, कत्ल कर, वो बेचारे नहीं है तुम्हारे लिए, वो बेचारे हैं तुम्हारी, जिसे धर्मनिरपेक्षता का तमगा तुम्हें मिल जाए और तुम्हें बुद्धिजीवी कहा जाए। इनका तो इलाज हम समझते जैसे थाने पे छोड़ दे कि ऐसे बुद्धिजीवियों का इलाज वहां करते हैं। ये जो गजल नज़म जो आप सुनाते हैं, आंखों में आपके जो प्यार मोहब्बत के वलवले उठते हैं, ये अगर थाने चौकी अपने पे आ जाए, ये सब आप भूल जाएंगे जी, आप भूल जाएंगे। लेकिन पुलिस को एक बार मौका दे दीजिए कि ये बिल्कुल शेर की तरह इनको ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों का इलाज कर दें। सर, जैसे अब ये यूट्यूबर्स का हुआ है और रोहिंग्या बांग्लादेशी की बात हुई, ऐसे ही बहुत सारे स्लीपर सेल पकड़े जा रहे हैं, स्पेशली यूपी में। स्लीपर सेल्स को कैसे कर्ब करा जा सकता है पुलिसिंग के द्वारा?
पुलिसिंग ही इसको कर सकती है। आपने सुना होगा शब्द, अंग्रेजों के ज़माने चलता है और आज भी चलता है, हिंदी पिक्चरों ने उसको खूब पकड़ा है, आई डोंट लाइक योर फेस, मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि चेहरे की शक्ल या बनावट, आपकी भाव भंगिमा व्यवहार बहुत ही मशकूक और सस्पिशस है, संदिग्ध है, इसलिए आपका चेहरा पसंद नहीं है। प्रत्येक पुलिस ऑफिसर ट्रेंड है और मैं चाहूंगा प्रत्येक देश का नागरिक एक पुलिस अफसर है सादे वस्त्रों में। कोई भी चीज असंदिग्ध संदिग्ध दिखाई पड़ती है, कोई पाकिस्तान बहुत जा रहा है, ज्योति की तरह अकस्मात धनाढ्य हो गया हो, उसकी गतिविधियां अवांछनीय हो, उसके यहाँ नाना प्रकार के संदिग्ध लोग आ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, आपके यहाँ रोज दावत पार्टी हो रही इस तरीके की जहाँ पे संदिग्ध लोग आ रहे हैं, संदिग्ध बयानबाजी हो रही है, पाकिस्तानी फिल्मों के गाने बज रहे हैं, संदिग्ध वहां पर जो है वातावरण है, तो आपको ये इसको कहते हैं सस्पिशस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम, सस्पिशस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम, और इसके आधार पर पुलिस को सूचना दीजिए। हर थाने में एक लापता पाक नागरिक एक रजिस्टर होता है, जो कभी इस तरीके उनके इंदराज कीजिए। पुलिस की जिम्मेदारी ये है कि इस तरीके के तत्वों का लेखा जोखा करके एलआईयू को बताएं और इंटेलिजेंस वाले इनकी जानकारी करें, और बड़े आसानी से हो सकता है। ये स्लीपर सेल को अवेक सेल्स बनाया पाकिस्तान आईएसआई ने जब ये घटनाक्रम हुआ, लेकिन इस अवेक सेल्स को ऑपरेशन सिंदूर ने डेड सेल बना दिया। स्लीपर को अवेक किया, अवेक को आपने डेड कर दिया, लेकिन डेड करना भी आपने, गोजर की 10 टांग होती है, अभी आपने आधी टांग तोड़ी है, बाकी 20 टांग और सर बाकी है, उसको भी अपने बूट के तले रौंद दीजिए, मुरव्वत मत कीजिए, क्योंकि वो आप और आपके संतान के लिए वो आत्मघाती होगा। सर अब हम आते हैं, आपने पुलिसिंग पे बात करी, जो आपका करंट रोल है, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैंने देखी, अब हम यहाँ आए और आप उसमें एज अ चांसलर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सर आज का जो युवा है बहुत ज़्यादा, एक तो अटेंशन स्पैन कम हो गया है, बुक रीडिंग बहुत कम हो गई है, और तरह तरह के भ्रांति के, उनके पास भी, बच्चों का भी कसूर नहीं है, आज एनवायरनमेंट ऐसा है, स्पेशली मोबाइल फोन्स हुए या मीडिया हुआ, मूवीज हुई, या ड्रग एडिक्शन का भी बहुत ज़्यादा वो हो गया। आप इस टाइम में देश के युवा को, आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या? बच्चों, ये दुनिया का माफिया तुम्हारा खून पीने के लिए बेकरार बैठा है, उसको तुम्हारा पैसा तुम्हारी जेब में हाथ डाल करके तुम्हारा टाइम और जो डेटा का पैसा है उसके माध्यम से तुम्हें कंगाल कर देगा। तुम थके सोते हो और ज्यादा थके उठते हो, क्योंकि जब तुम 1 बजे सोगे और उपद्रव देख के सोगे तो सपने में भी तुम्हें उपद्रव ही दिखाई पड़ेगा। तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा कंसंट्रेशन, तुम्हारा दिमागी चैन और सुकून सब समाप्त हो रहा है। क्यों? अन्य से डिजिटल डिमेंशिया, इसको कहते हैं डिजिटल डिमेंशिया, डी, याद रखना इस चीज को। क्योंकि आज हमारा बच्चा, जिसको कि कम से कम 2 घंटे लाइब्रेरी में होना चाहिए, 2 घंटे प्लेग्राउंड में होना चाहिए, लाइब्रेरीज खाली, प्लेग्राउंड्स खाली, और हर बच्चा गए देखें, चाहे आप बाहर जाइएगा देख लीजिएगा, सिवाय इसके जैसे मालूम पड़े कि अब इसमें से स्वप्न सुंदरी अब निकलने वाली है। स्वप्न सुंदरी किसी के लिए नहीं निकली है, तुम्हारे लिए भी नहीं निकलेगी। तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी चला रहे हो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जिस दिन तुम 30 मिनट से ज्यादा कहते हो, सोचो क्या वो जरूरी था या नहीं, और स्क्रीन टाइम सब में आता है, उसको देख लो। ड्रग्स जहर है और ये तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। पंजाब की दुर्गत तुम देख रहे हो, वो आईएसआई की चाल थी कि पंजाब को विकलांग कर दे जी। और ड्रग्स के बारे में मैं ये फिर बता दूं कि पहली डोज फ्री होती है हर स्कूल और कॉलेज के बाहर। कुछ लोग ऐसे एक बार खा के देखो, मजा आ जाएगा। और दूसरी डोज भी हाफ रेट, और तीसरी डोज से तो मुंह मांगा, चाहे माँ की ज्वेलरी बेचो, चाहे पापा के पर्स से पैसे नोच करके ले आओ। डेटिंग एप्स, आपने एक चीज का नाम नहीं लिया, मैं उसका नाम ले रहा हूं। डेटिंग एप्स मानव तस्करी के लिए और शरीर शोषण उसका एक बंद है, इससे दूर रहें आप। क्योंकि डेटिंग एप्स के जरिए किसी को लाइफ पार्टनर मिला हो, मुझे तो नहीं मालूम। मेरे यहाँ 60 कंट्रीज का बच्चा पढ़ता है, 10,000 बच्चा है। हमारे यहाँ पॉलिसी ऑफ 0 टच है। हम पुरुष हूं, मैं किसी महिला को स्पर्श नहीं कर सकता। दूसरी चीज, वी डोंट डू ड्रग्स, शराब का 0 कैंपस है। और हमारे यहाँ तीसरी चीज ये है कि आपकी पार्टी वार्टी हो, आप ड्रिंक्स न ले सकते हैं, न कंज्यूम कर सकते हैं, न ऑफर कर सकते हैं। क्या ताऊ तुम तो बहुत पी के, मैं आपको बता दूं, मैं पुलिस में भी रहा हूं, और मैं जिस बैकग्राउंड का है वहां हो सकता है लोग पीते हो, लेकिन मैंने आज तक जिंदगी में कभी चखी भी नहीं कि बियर का टेस्ट कैसा होता है। और तुम लोगों से अच्छी तरह 76 साल की उम्र में तुमसे ज्यादा पुशअप लगाता हूँ, चैलेंज करता हूँ, मुझसे ज्यादा जो पुशअप लगा ले 50,000 रुपए मुझसे अभी ले जाए। कॉलेज का बच्चा जी, कॉलेज का बच्चा, तुमसे थोड़ी कहूंगा मैं। कॉलेज के लड़कों से मैं कह रहा हूं
कि जो अपने को सबसे फिट समझते जरा पुशअप कर ले, जरा देखें जो ड्रिंक्स लेकर यहाँ जो जिंदगी के मजे लेकर के आए हैं वो खत्म हो जाएंगे 50-75 के ऊपर, जो बहुत बड़े चैंपियन के नाती बने हुए हैं, क्योंकि अंदर से तो खोखला हो चुका है। ये शराब पियोगे तो कहाँ स्टैमिना बचेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ पूर्व डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश, वर्तमान में चांसलर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विक्रम सिंह। डॉक्टर विक्रम सिंह से आपने बात करी तो आपको ऐसा एहसास हुआ कि बहुत सारे रोल्स एक ही बंदे में कैसे एक ही पर्सनालिटी में समा जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को एनलाइटेंड महसूस कर रहा हूँ सर, आपसे मिलकर, आपसे बात करके, और स्पेशली आपकी ऑरा एंड एनर्जी का। मैं चाहता हूँ आप इसी तरह लगे रहें, अपने देश के युवाओं का मार्गदर्शन करते रहें, और फिर हम आपसे जरूर मिलेंगे। जरूर राज, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। युवाओं से मैं भी कहूंगा, संकट आते हैं संकट जाते हैं, वीर भोग्या वसुंधरा। आप अमृत की संतान है, अमृतस्य पुत्रः यूयम्, ईश्वरस्य पुत्र, आप ईश्वर की संतान है। छोटी चीज आपके लिए नहीं बनी, ना आप छोटी चीजों के लिए बने हैं। स्वाध्याय कीजिए, कठोर परिश्रम कीजिए, और जिस दिन आप 14 घंटे पढ़ाई पे डाल देंगे, आप आसमान के तारे तोड़ के नहीं, आसमान के तारे आपके कदमों में आके गिरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।